हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। सो आज के इस वीडियो में जो चैप्टर होगा उसका नाम है वर्ड प्रोसेसिंग के तत्व। कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाले तकनीकी विकास एवं नवाचार, जैसे कि उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, बिग डेटा प्रोसेसिंग है, डीप लर्निंग है, मशीन लर्निंग है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। इस पर आधारित तथा इस क्षेत्र में जो है भारत की उपलब्धियां क्या हैं, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। लगभग 150 प्लस क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन है लगभग, जो कि आपका जो एग्जाम होने वाला है मेंस का, जैसे कि बीपीओ मेंस हुआ, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट का मेंस है, साथ ही साथ स्टेनोग्राफर है, ऑडिटर एंड असिस्टेंट का अकाउंटेंट है, इन्फोर्समेंट कांस्टेबल है, ये सब फॉरेस्ट गार्ड का है। तो इन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 15 क्वेश्चन जो कंप्यूटर के आने हैं, लेटेस्ट जो उसका सिलेबस जारी किया गया उस सिलेबस के अनुसार जो इसमें क्वेश्चन रखे गए हैं, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा, तभी इसका भरपूर फायदा आपको एग्जाम में मिल पाएगा। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके पहले अगर आपने वीडियो पुराने वाले नहीं देखे हैं, इसके पहले नो प्रैक्टिस सेट हो चुका है, सॉरी चैप्टर हो चुका है, तो वो जरूर देखिएगा, ठीक है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर आई बटन पर, वहां से क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर चैनल पेज पर जाइए, आपको वहां से सारे के सारे वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं ये चैप्टर नंबर 2, जो कि आखिरी चैप्टर होगा। इसके बाद हम यूपी स्पेशल को एक तरफ से देखने वाले हैं, तो इसलिए वीडियो जो चैनल से जुड़े रहिएगा। पहला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन जो होगा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई जिसको हम कहते हैं उससे होगा, और इसमें हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन को दिया गया है। पहला क्वेश्चन दिया गया कि एआई का फुल फॉर्म क्या होगा, यही पूछा गया है। तो देखिए, एआई मीन्स होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो ऊपर लिखा हुआ है, तो आपका आंसर इसमें बी पार्ट हो जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसको अब हम देखते हैं। तो एआई को संक्षेप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। इसका उपयोग किसके लिए करते हैं, तो ये इंसानों की तरह सोचने और काम करने के लिए, सिस्टम बनाने या मशीनें तैयार करने के लिए किया जाता है। तो ये इसका काम होता है, इसका उपयोग है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। तो देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा क्षेत्र है जिसका लक्ष्य इंसानों को अधिक बुद्धिमान बनाना है। तो ये गलत है, क्योंकि इंसानों को अधिक बुद्धिमान बनाना इसका मतलब नहीं, इसका अर्थ नहीं है, इसका जो है क्षेत्र नहीं है, इसका लक्ष्य नहीं है। दूसरा आता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक ऐसा क्षेत्र है जिसका उद्देश्य सुरक्षा में सुधार करना। तो ये भी गलत है, सुरक्षा में सुधार करने के लिए भी नहीं है। तीसरा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा क्षेत्र है जिसका उद्देश्य बुद्धिमान मशीनें विकसित करना है। हाँ, तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये इसका आंसर है, बुद्धिमान मशीनों को तैयार करना, उसी को कहा जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। इसका आंसर जो है सी पार्ट राइट हो जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है बुद्धिमान प्रणालियों एवं मशीनों का विकास है, जो मनुष्य की तरह ही काम करते हैं और प्रतिक्रिया करते हैं। बुद्धिमत्ता दुनिया में लक्ष्यों को प्राप्त करने की क्षमता की एक प्रक्रिया या घटक होता है। लोगों, जानवरों और कुछ मशीनों में बुद्धि के विभिन्न प्रकार व स्तर होते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आविष्कारक कौन है, उनका नाम क्या है। नाम याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उनका नाम है जॉन मैकार्थी। क्या नाम है, जॉन मैकार्थी उनका नाम है, जो कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आविष्कारक हैं। तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने इस क्षेत्र में नाम रखने में मदद किया और दशकों तक कंप्यूटर को उनकी अवधारणाओं को सिखाने में बिताया, जो मनुष्यों के लिए सहज है। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शाखा है इनमें से, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इसमें से कौन सा ब्रांच है, कौन सी शाखा है, ये बताना है। तो देखिए, मशीन लर्निंग हो गया, साइबर फोरेंसिक है, फुल स्टैक डेवलपर है, नेटवर्क डिजाइन है। तो इसका जो शाखा है उसका नाम है मशीन लर्निंग, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा, मशीन लर्निंग इसकी शाखा होती है। मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के महत्वपूर्ण शाखाओं में से एक है। इस तरह न्यूरल नेटवर्क, कंप्यूटर विजन, रोबोटिक्स और एनएलपी में भी उपक्षेत्र हैं। मशीन लर्निंग में हम कुछ कार्यों को करने के लिए जो है एमएल मॉडल बनाते या प्रशिक्षित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लक्ष्य क्या है। इनमें से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लक्ष्य की बात कर रहा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो सी पार्ट जो विभिन्न प्रकार की बुद्धिमत्ता को समझाने के लिए जो है इसका लक्ष्य होता है। तो आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अनुप्रयोग है इनमें से। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अनुप्रयोग क्या क्या है, तो भाषा की समझ और समस्या समाधान यानी टेस्ट एनालिटिक्स और एनएलपी, इन दोनों का के लिए अनुप्रयोग है। तो आंसर आपका इसमें बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। भाषा की समझ और समस्या समाधान एनएलपी और पाठ विश्लेषण क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसमें पाठ की पहचान और पाठ की भावना का विश्लेषण शामिल है। एनएलपी एमएल मॉडल के मुख्य रूप से वो कार्य करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है जो मानव भाषा के भाषण या पाठ को संसाधित करता है। उदाहरण के लिए
वॉइस असिस्टेंट, जैसे वॉइस असिस्टेंट है तो ये एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रक्रिया को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। तो इसमें से अगर देखा जाएगा तो इसको 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। तो आंसर इसका सी ऑप्शन है, 3 श्रेणी। कौन कौन से हैं? तो पहला उसमें आता है सेंसिंग, सेंसर के माध्यम से दुनिया के बारे में डेटा लेना। दूसरा आता है रीजनिंग, रीजनिंग सेंसर द्वारा महसूस किए गए डेटा को सूचना या संसाधित करता है। क्रिया, फिर इनपुट और तर्क के आधार पर अभिनय वातावरण में क्रियाओं को उत्पन्न और नियंत्रित कर रहा है। तो इस तरीके से 3 चरण में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित में से किसी पैरामीटर के आधार पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वर्गीकृत किया गया है। तो इसमें ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिया गया है। तो अगर हम बात करेंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो है कार्य क्षमताओं और कार्यात्मकता के आधार पर जो है इनको वर्गीकृत किया गया है। इनको जो है तो आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एआई को 2 मुख्य वर्गीकरण क्षमता और कार्य क्षमता पर आधारित है। ठीक है, और क्षमता के आधार पर इसे आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस यानी कि एएनआई और आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस यानी एजीआई और आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस एएसआई में बांटा गया है। कार्य क्षमता के आधार पर इसे प्रतिक्रियाशील मशीनें, सीमित स्मृति यानी कि जो है याददाश्त, मन के सिद्धांत और आत्म जागरूकता में विभाजित किया गया है। तो इस प्रकार 2 प्रकार का मुख्य वर्गीकरण किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक घटक है इनमें से? सीखना, प्रशिक्षण, डिजाइनिंग या फिर पहेली। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो है सीखना इसका एक मुख्य घटक के अंतर्गत आता है। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वो बुद्धिमत्ता अमूर्त है और मुख्य रूप से 5 तकनीकों से बनी है। इसमें सीखना है किसी चीज को समझने, अभ्यास करने, सिखाए जाने या अनुभव करके ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया है। सीखना किसी भी विषय के बारे में जागरूकता बढ़ाता है, इसलिए सीखना महत्वपूर्ण घटकों में से एक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट का कार्य क्या है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट का कार्य होता है किसी कार्रवाई के लिए सिद्धांत अनुक्रम की मैपिंग करना। तो आपका आंसर इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, किसी कार्य के लिए सिद्धांत अनुक्रम की मैपिंग जो है एआई एजेंट का प्रमुख कार्य होता है। एक गणित फंक्शन जो धारणाओं के संग्रह को कार्यों में परिवर्तित करता है एजेंट फंक्शन के रूप में जाना जाता है। फंक्शन को एजेंट सॉफ्टवेयर का उपयोग करके क्रियान्वित किया जाता है। एक बार जब मशीन क्रियाविधि को समझ लेती है तो उसके द्वारा किए गए कार्यों के लिए एजेंट जिम्मेदार होता है। अगले प्रश्न की बात करेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट का प्रकार नहीं इनमें से? तो इनमें से कौन सा एक प्रकार नहीं? तो देखिए एआई एजेंट सीखना ये आता है, एआई एजेंट लर्निंग, लक्ष्य आधारित एआई एजेंट ये भी आता है, सरल रिफ्लेक्स एआई एजेंट ये भी आता है, एकता आधारित एआई एजेंट ये इसके अंतर्गत नहीं आता। तो आपका आंसर इसमें डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एकता आधारित एआई एजेंट इसके प्रकार के नहीं है। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो एजेंट जो है मुख्य रूप से 5 प्रकार का होता है। पहला इसमें दिया गया है सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट। ठीक है, दूसरा है मॉडल बेस रिफ्लेक्स एजेंट, तीसरा है गोल बेस रिफ्लेक्स एजेंट और इसके बाद चौथा इसमें आता है यूटिलिटी बेस एजेंट, इसके बाद लर्निंग एजेंट आता है। तो ये 5 प्रकार के आते हैं, इसमें लिखा नहीं है तो इस तरीके मतलब कम छपा हुआ है, तो ये आप याद रखिएगा जो मैंने भी बोला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए आमतौर पर जो है इस्तेमाल की जाने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है इसमें से? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आर्टिफिशियल के लिए इस्तेमाल किया जाता है इनमें से कौन एक नहीं है? तो अगर हम बात करेंगे कि आंसर की बात करेंगे तो जावा नहीं होता। ठीक है, जावा है, सॉरी जावा है, LISP भी है, लिस्प जिसको कहते हैं लिस्प, LISP लिस्प। ठीक है, और प्रोलॉग भी आता है लेकिन ये पर्ल इसके अंतर्गत नहीं आता। तो आपका आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। पर्ल, पर्ल क्या है? तो पर्ल एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ये एआई के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा नहीं होती ये, जबकि एआई मशीनों को प्रोग्राम करने के लिए अन्य प्रोग्रामिंग भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो डेनियल बोब्रो द्वारा विकसित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम का क्या नाम है? तो डेनियल बोब्रो द्वारा विकसित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम की अगर हम बात करेंगे तो सिस्टम को स्टूडेंट के नाम से जाना जाता है, ये इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, स्टूडेंट 1964 में डेनियल बोब्रो द्वारा विकसित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम का नाम स्टूडेंट है। डेनियल बोब्रो ने अपने PhD थीसिस के लिए जो है एक एआई प्रोग्राम को लिखने के लिए LISP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो है उपयोग किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो विद्यार्थी सिस्टम क्या का कार्य क्या है ये बताना था। ठीक है, विद्यार्थी सिस्टम का क्या कार्य है ये बताना है। तो वो प्रणाली होता है या विद्यार्थी प्रणाली जो बीजगणित की समस्याओं को पढ़ और हल कर सकती है, तो उसका ये कार्य होता है। तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, विद्यार्थी प्रणाली वह प्रणाली है जो बीजगणित की शब्द
समस्याओं को पद और हल कर सकती है। डेनियल बोब्रो द्वारा विकसित सिस्टम स्टूडेंट को हाई स्कूल की किताबों की बीजगणित शब्द समस्याओं को पढ़ने और हल करने के लिए LISP में लिखा गया था। इसे प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण के क्षेत्र में उपलब्धि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से किस मशीन को मनुष्यों से इनपुट की आवश्यकता होती है लेकिन आउटपुट की जो है व्याख्या स्वयं कर सकती है। तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो उसको हम कहते हैं AI सिस्टम। AI सिस्टम कहते हैं, आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भौतिक कार्य करने के लिए ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करने के लिए मशीनों में एक्चुएटर्स का प्रयोग किया जाता है। सेंसर जो होता है एक उपकरण है जो परिवर्तनों का पता लगाने के लिए भौतिक वातावरण से संकेत प्राप्त करता है। AI सिस्टम मनुष्यों से इनपुट प्राप्त करते हैं और स्वयं आउटपुट की व्याख्या करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो है किसकी सूचित खोज विधियां इनमें से। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कितनी सूचित खोज विधियां हैं, तो इसमें से अगर देखा जाए तो 4 विधियां हैं। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाए। 4 प्रकार की विधियां होती हैं। सूचित खोज विधि पद्धति के 4 प्रकार हैं। सर्वोत्तम आता है, प्रथम खोज, लालची सर्वोत्तम, ये प्रथम खोज आता है, ए खोज आता है और मेमोरी बाउंडेड हेरिस्टिक खोज आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है AI में प्रस्ताव प्रतीकों की कुल संख्या कितनी है। तो AI में प्रस्ताव प्रतीकों की कुल संख्या की बात करें तो 2 प्रस्ताव प्रतीक हैं। आंसर इसका जो है सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन से 2 प्रस्ताव हैं? चिन्ह सत्य और असत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दृष्टिकोण इनमें से रहता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें तो व्यवहारिक दृष्टिकोण है, मजबूत दृष्टिकोण, कमजोर भी दृष्टिकोण है। तो इस तरीके से आंसर डी ऑप्शन जो उल्लिखित सभी दृष्टिकोण आते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के दृष्टिकोण निम्नवत होते हैं इसमें, व्यवहारिक दृष्टिकोण, मजबूत दृष्टिकोण और कमजोर दृष्टिकोण। मजबूत AI का प्रयोग जो है मशीन उपयोग जो है ऐसी मशीनें बनाने के लिए किया जाता है जो वास्तव में समस्याओं का कारण और समाधान कर सकती हैं। कमजोर AI कंप्यूटर आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के निर्माण से संबंधित है जो कि बुद्धिमान होने की तरह कार्य कर सकता है लेकिन वास्तव में समस्याओं का कारण और समाधान नहीं कर सकता। व्यवहारिक दृष्टिकोण जो होता है व्यावसायिक रूप से व्यवहार स्मार्ट सिस्टम बनाता है। संज्ञानात्मक दृष्टिकोण में मानव मस्तिष्क कैसे काम करता है इसके सिद्धांतों का परीक्षण करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेहरा पहचान प्रणाली, ठीक है, फेस रिकॉग्निशन जिसको कहते हैं, किस प्रकार के दृष्टिकोण पर आधारित है। तो चेहरा पहचान प्रणाली की अगर हम बात करेंगे तो ये अप्लाइड AI दृष्टिकोण पर आधारित होता है। आंसर इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, अप्लाइड AI दृष्टिकोण। ठीक है, चेहरा पहचान प्रणाली अप्लाई SI दृष्टिकोण पर जो है आधारित है, AI होना चाहिए AI। व्यवहारिक दृष्टिकोण का उद्देश्य व्यवसायिक रूप से व्यवहार स्मार्ट सिस्टम का उत्पादन करता है। उदाहरण के लिए एक सुरक्षा प्रणाली जो पहुंच प्रदान करने के लिए लोगों के चेहरों को पहचानती है। लागू दृष्टिकोण को पहले ही काफी सफलता मिल चुकी है। अगला प्रश्न देखते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता का लाभ है। इनमें से कृत्रिम बुद्धिमत्ता का लाभ माने कि AI की बात कर रहा है तो समस्या को हल करने में लगने वाले समय को कम करता है, तो ये सही है। सुरक्षा प्रदान करने में मदद करता है, तो ये भी सही है। सोचने की क्षमता रखता है जिससे काम आसान हो जाता है, तो ये भी सही है। तो आंसर डी पार्ट जो उपरोक्त सभी सही है। ठीक है, उपरोक्त क्या हो जाएगा, सभी सही है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन AI एजेंट के प्रदर्शन में सुधार कर सकता है। तो AI एजेंट के प्रदर्शन में सुधार कौन कर सकता है इसमें से, तो लर्निंग जो है सुधार कर सकता है, तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, लर्निंग यानी सीखना का कौशल जो होता है, सीखने का कौशल AI एजेंट के प्रदर्शन में सुधार कर सकता है। एक AI एजेंट पिछली स्थिति को सहेज कर उससे सीखता है और भविष्य में दोबारा होने पर उसी स्थिति पर बेहतर प्रतिक्रिया देता है, इसलिए सीखने से AI एजेंट में जो है प्रदर्शन में सुधार हो सकता है। AI एजेंटों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संरचना इसमें से है। तो AI एजेंटों के लिए इसमें से देखा जाएगा तो प्रोग्राम और जो है आर्किटेक्चर दोनों होता है, तो आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण पर एक बेसिक लाइन फॉलोइंग रोबोट आधारित है इनमें से। तो इनमें से देखा जाएगा तो वो जो कमजोर दृष्टिकोण पर आधारित है, तो आंसर बी पार करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को छोड़कर सभी क्षेत्रों में अत्यधिक विकसित हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है किसमें छोड़कर सभी में जो है अत्यधिक विकसित हुआ है। तो इसमें अगर देखा जाए तो वेब माइनिंग को छोड़कर, वास्तविक समय गतिशील प्रणालियों में योजनाओं का निर्माण को छोड़कर, प्राकृतिक भाषा को मजबूती से समझने को छोड़कर, तो इस तरीके से आंसर डी पार्ट जो उल्लिखित सभी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग जो है सभी क्षेत्रों में काम को आसान बनाने और समय सीमा से पहले काम पूरा करने के लिए किया जाता है। हालांकि यह वेब माइनिंग, वास्तविक समय गतिशील प्रणालियों में योजनाओं का निर्माण, प्राकृतिक भाषा को मजबूती से समझना क्षेत्रों में उत्कृष्टता हासिल नहीं कर सका, इसलिए इन क्षेत्रों में सुधार पर अत्यधिक जो है ध्यान देने की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से कृत्रिम
बुद्धिमान एजेंट का उदाहरण है, ठीक है। एआई का उदाहरण इनमें से कौन सा होगा? तो स्वायत्त अंतरिक्षयान यानी ऑटोमेटिक अंतरिक्षयान जो है, या फिर मानव है, या फिर रोबोट है, तो ये सभी हो जाएंगे। आंसर डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। स्वायत्त अंतरिक्षयान मनुष्य को कृत्रिम बुद्धिमान एजेंट माना जा सकता है। सेंसर में आंखें, कान, त्वचा, स्वायत्त तलकाएं आदि शामिल है, जबकि प्रभाव में हाथ, उंगलियां, पैर और मुंह शामिल है। एजेंट रोबोट हैं। रोबोट पर सेंसर में कैमरा, सोनार, इंफ्रारेड बम्पर इत्यादि शामिल हो सकते हैं। एक्चुएटर्स में ग्रिपर, पहिए, लाइट, स्पीकर और अन्य घटक शामिल हो सकते हैं। अपनी इंद्रियों के आधार पर स्वायत्त अंतरिक्षयान जो है स्वयं निर्णय लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन का विस्तार है? इनमें से तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन का विस्तार इनमें से देखा जाए तो गेम खेलना, योजना और शेड्यूलिंग, निदान, ये सभी आते हैं। तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। एआई एजेंट क्या है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? एआई एजेंट। एआई एजेंट की बात करेंगे तो इसमें से तो परिवेश से इनपुट लेता है और अपनी बुद्धि का उपयोग करता है और वांछित संचालन करता है, तो ये तो सही है। रोबोट के बाद लाइन को नियंत्रित करने वाला एक एम्बेडेड प्रोग्राम है, तो ये भी सही है। सेंसर के माध्यम से अपने वातावरण को समझता है और एक्चुएटर्स के माध्यम से उस वातावरण पर कार्य करता है, तो ये भी सही है। तो आपका आंसर इसमें डी पार्ट जो है उल्लिखित सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वातावरण जो है रणनीतिक है? तो रणनीतिक वातावरण में नियतात्मक आएगा, आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नियतात्मक जो होता है वातावरण क्या होता है? रणनीतिक होता है। और एक नियतात्मक वातावरण में आउटपुट एक विशेष स्थिति के आधार पर जो निर्धारित किया जाता है। यदि पर्यावरण अन्य एजेंटों की कार्रवाई को छोड़कर नियतवादी है तो उसे नियतवादी कहा जाता है। एआई का क्या नाम है जो मशीनों को मानव अंतर्ज्ञान की नकल करने वाली चतुराई से अस्पष्ट जानकारी को संभालने की अनुमति देता है? तो वो हो जाएगा फर्जी लॉजिक, ठीक है। फर्जी लॉजिक हो जाएगा, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। आईएलपी एक ऐसी परिकल्पनाएं उत्पन्न करता है जो मनुष्यों के लिए जो है पढ़ना आसान हो। लोकप्रिय सामान में जैसे माइक्रो ओवन, ठीक है, और कार और डेस्कटॉप पीसी के लिए जो है प्लग इन सर्किट बोर्ड हो गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पहले व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले व्यावसायिक रूप का उपयोग करते हैं। यह रोबोटों को जो है मानवीय अंतर्ज्ञान जैसी निपुणता के साथ अस्पष्ट डेटा को संभालने में सक्षम बनाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सी परिकल्पनाएं उत्पन्न कर सकता है और मनुष्यों के लिए पढ़ना आसान हो? जो तो इनमें से इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, आईएलपी, ठीक है। आईएलपी इसका आंसर हो जाएगा। आईएलपी मींस इंडक्टिव लॉजिक प्रोग्रामिंग को कहते हैं। ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता का एक उपक्षेत्र है, यानी कि एआई का एक उपक्षेत्र है, क्योंकि आईएलपी का प्रयोग वैज्ञानिक चक्र में भाग ले सकता है ताकि यह एक लचीली संरचना का निर्माण कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता में उपलब्ध परमाणुकरण की कुल संख्या कितनी है? तो कुल संख्या की बात करें तो कुल 2 है, आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट, 2 है। 2 कौन सा है? पहला तो आता है उसमें सार्वभौमिक, दूसरा है अस्तित्ववादी, ठीक है। कमजोर एआई क्या होती है? तो कमजोर एआई की अगर हम बात करेंगे तो कंप्यूटर पर कार्यान्वित मानसिक मॉडल का उपयोग करके मानसिक क्षमताओं का अध्ययन करना कमजोर एआई के पार्ट के अंतर्गत आते हैं। तो आंसर इसका ये पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एआई के 5 बड़े विचार निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो 5 बड़े विचारों में से निम्नलिखित में से इसमें से देखा जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट, उपरोक्त सभी, ठीक है। धारणा होती है, मानव एआई इंटरेक्शन है, सामाजिक प्रभाव, ये सभी आते हैं। तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट, ठीक है। 5 बड़े विचार जो है कौन कौन से आते हैं इसमें से, इस तरीके से दिया गया है, ठीक है। तो इसमें अगर देखा जाएगा तो पहला आता है परसेप्शन, ठीक है, परसेप्शन हो गया। दूसरा आता है रिप्रेजेंटेशन एंड रीजनिंग। तीसरा है लर्निंग है। चौथा है ह्यूमन एआई इंटरेक्शन है। और पांचवा क्या आता है? सोशल इम्पैक्ट। तो इस तरीके से ये 5 प्रकार हैं जो कि बिग आइडिया इन आर्टिफिशियल एआई के जो है 5 जो है सोच के प्रकार हैं, ठीक है। 5 बड़े विचार होते हैं। तो ये हो गया एआई। अब देखेंगे बिग डेटा प्रोसेसिंग। बिग डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है इसके बारे में क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन इससे संबंधित है कि बड़े जटिल डेटा संग्रहों के डेटा सेटों के संग्रह के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द क्या है जिसे पारंपरिक डेटा प्रोसेसिंग टूल का उपयोग करके संसाधित नहीं किया जा सकता? तो उसको क्या कहा जाता है, मतलब उस शब्द क्या है? तो उस शब्द को कहते हैं बिग डेटा या बड़ा डेटा। आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा, बिग डेटा, ठीक है। बिग डेटा बड़े जटिल डेटा सेट को संदर्भित करता है जिन्हें उनके आकार, गति और जटिलता के कारण पारंपरिक डेटा प्रोसेसिंग टूल का उपयोग करके संसाधित नहीं किया जा सकता। जबकि छोटा डेटा यानी स्मॉल डेटा जो होता है या मीडियम डेटा या मिनी डेटा वही डेटा है जिनको पारंपरिक डेटा प्रोसेसिंग टूल का उपयोग करके संसाधित किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो इसमें से अगला क्वेश्चन जो है
दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिग डेटा के चार चार प्रकार में से एक नहीं है इनमें से, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा मूल्य। मूल्य नहीं होता, बाकी वेग, वॉल्यूम, विविधता, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं बिग डेटा के चार प्रकार में से। अब वॉल्यूम, वेग, विविधता और वॉल्यूम, ठीक है, ये चार प्रकार है, जबकि मूल्य जो है बिग डेटा के चार पार्ट में से नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बताना है कि संरचित और असंरचित डेटा को जो है ऐसे प्रारूप में बदलने की प्रक्रिया क्या है जिसका आसानी से विश्लेषण किया जा सके? तो आसानी से विश्लेषण किया जाएगा उसको हम कह सकते हैं डेटा इंटीग्रेशन। डेटा इंटीग्रेशन कहते हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा, डेटा इंटीग्रेशन, ठीक है। डेटा इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो ये संरचित और असंरचित डेटा को एक ऐसे प्रारूप में बदलने की प्रक्रिया होती है जिसका आसानी से विश्लेषण किया जा सकता है। डेटा प्रोसेसिंग से तात्पर्य है कि किसी दिए गए डेटा का विश्लेषण करके उसका अच्छी तरह से किसी भी तरीके से प्रयोग किया जा सके। लेकिन आंसर इसमें डेटा इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण बिग डेटा के प्रसंस्करण और विश्लेषण के लिए उपयोग किया जाता है? तो बिग डेटा के प्रसंस्करण और विश्लेषण के लिए कौन सा डेटा का प्रयोग करते हैं, कौन से उपकरण का? तो वो है हडूप, ठीक है। हडूप है आंसर, इसका ए पार्ट हो जाएगा हडूप, ठीक है। एक लोकप्रिय ओपन सोर्स टूल है जिसका उपयोग बिग डेटा प्रसंस्करण और विश्लेषण के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दिया गया है कि छिपे हुए पैटर्न, ठीक है, हिडन पैटर्न और अज्ञात से संबंध, बाजार के रुझान, ग्राहक की प्राथमिकताएं क्या हैं और अन्य उपयोगी जानकारी को उजागर करने के लिए बड़े और विविध डेटा सेट की जांच करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इन सभी को जांच करने की प्रक्रिया को हम कहते हैं डाटा माइनिंग, ठीक है। डेटा माइनिंग कहते हैं, आंसर ए पार्ट हो जाएगा डेटा माइनिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बिग डेटा से जुड़ी आम चुनौती नहीं है? इनमें से बिग डेटा से जुड़ी आम चुनौती इनमें से कौन सी नहीं होगी, ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट, डेटा दोहराव, ठीक है। डेटा दोहराव जो होता है आम चुनौती नहीं होती है, आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक उन डेटा सेटों के सार्थक अंतर्दृष्टि निकालने के लिए उपयोग की जाती है जो पारंपरिक डेटा प्रोसेसिंग टूल द्वारा जो है संसाधित करने के लिए बहुत बड़े या जटिल हैं? तो ये इस प्रकार के कहते हैं मशीन लर्निंग। इसको क्या कहते हैं? मशीन लर्निंग, आंसर बी पार्ट है। मशीन लर्निंग एक ऐसी तकनीक होती है जिसका उपयोग हम डेटा सेट से जो है सार्थक अंतर्दृष्टि निकालने के लिए करते हैं जो पारंपरिक डेटा प्रोसेसिंग टूल द्वारा संसाधित करने के लिए बहुत बड़े या जटिल होते हैं। डेटा को इस तरह से स्टोर्ड और प्रबंधित करने की, मैनेज करने की प्रक्रिया क्या है जो कुशल पुनर्प्राप्ति और विश्लेषण की, मतलब कि एनालिटिक्स की जो है अनुमति देता है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो उसको हम कहते हैं डेटा वेयर हाउसिंग। डेटा वेयर हाउसिंग कहेंगे, आंसर ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। डेटा वेयर हाउसिंग जो है डेटा को इस तरह से स्टोर और मैनेज करने की प्रक्रिया है जो कुशल पुनर्प्राप्ति और विश्लेषण की अनुमति देती है, जबकि डेटा माइनिंग डेटा से पैटर्न निकालने की एक जटिल प्रक्रिया होती है। जबकि डेटा माइनिंग डेटा से पैटर्न निकालने की जटिल प्रक्रिया होती है। यही दो बार लिखा गया, आंसर इसका डेटा वेयर हाउसिंग हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बिग डेटा प्रोसेसिंग के उपयोग के लिए जाने वाली एक सामान्य प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से? तो सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ये सभी हैं। तो आंसर डी पार्ट जो उपरोक्त सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय NoSQL डेटाबेस है जो जिसका उपयोग बिग डेटा प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है? तो उसको हम क्या कहेंगे? तो उसका आंसर हो जाएगा इसका मोंगो डीबी है, ठीक है। मोंगो डीबी जो है डेटाबेस है, तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो एकाधिक स्रोतों से डेटा को एकल एकीकृत दृश्य में संयोजित करने की प्रक्रिया क्या है? कठिन इंग्लिश इसका हार्ड, हिंदी में लिखा हुआ है तो इसलिए कठिन लग रहा है। इसका आंसर हो जाएगा डेटा इंटीग्रेशन, ठीक है। आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। डेटा एकीकरण के कई स्रोतों से डेटा को जो है सिंगल इंटीग्रेटेड जो है विजुअल में जो है संयोजित करने की प्रक्रिया होती है डेटा एकीकरण, ठीक है। तो डेटा इंटीग्रेशन। अगला प्रश्न देखते हैं। तो जो है प्रदर्शन से समझौता किए बिना डेटा और ट्रैफिक की बढ़ती मात्रा को संभालने की सिस्टम की क्षमता के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसके आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर है ए पार्ट, स्केलेबिलिटी का प्रयोग किया जाता है। स्केलेबिलिटी, आंसर ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। स्केलेबिलिटी जो होता है आईटी सिस्टम जैसे कि एप्लीकेशन, स्टोरेज, डेटाबेस, नेटवर्किंग के लिए आकार या फिर वॉल्यूम में जो है बदलाव होने पर भी ठीक से जो है कार्य को करने की क्षमता की माप होती है। स्केलेबिलिटी प्रदर्शन से समझौता किए बिना डेटा
और ट्रैफिक की बढ़ती मात्रा को संभालने की सिस्टम की क्षमता को संदर्भित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्लेषण के लिए उपयोग करने से पहले डेटा को साफ करने और बदलने की प्रक्रिया क्या है? तो इसको अगर हम देखेंगे तो इसका आंसर है डी पार्ट, डेटा प्री प्रोसेसिंग इसको कहते हैं। ठीक है, डेटा माइनिंग डेटा से पैटर्न निकालने की एक प्रक्रिया है, जबकि डेटा प्री प्रोसेसिंग जो होता है ये विश्लेषण के लिए उपयोग करने से पहले डेटा को साफ करने और बदलने की प्रक्रिया, रिप्लेस करने की प्रक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है, बिग डेटा प्रोसेसिंग में निम्नलिखित में से कौन सा डेटा का एक सामान्य प्रकार नहीं इनमें से? संरचित डेटा होता है, अर्ध संरचित होता है, असंरचित होता है, लेकिन सरल डेटा नहीं होता। तो आपका आंसर डी ऑप्शन है, सरल डेटा नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा डेटा का प्रोसेसिंग करने की एक विधि है जिसमें डेटा को छोटे समूहों उप समूहों में विभाजित किया जाता है और कई सर्वर या नोड्स में समानांतर में संसाधित किया जाता है, प्रोसेसिंग किया जाता है? तो इसमें से इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, उसको हम कहते हैं मैप पीरियड्स। ठीक है, मैप पीरियड प्रोड्यूस, मैप प्रोड्यूस हो जाएगा आंसर सी पार्ट में। मैप प्रोड्यूस की अगर हम बात करेंगे तो मैप प्रोड्यूस डेटा का विश्लेषण करने की एक विधि है जिसमें डेटा को छोटे उप समूहों में विभाजित किया जाता है और कई सर्वर या नोड्स में समानांतर में जो है संसाधित करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डेटा उत्पन्न होते हुए वास्तविक समय में, ठीक है, रियल टाइम में उसका प्रोसेसिंग करने की प्रक्रिया क्या होती है? तो रियल टाइम में प्रोसेसिंग करने की प्रक्रिया जो होती है उसको हम कहते हैं स्ट्रीम प्रोसेसिंग। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, स्ट्रीम प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक लोकप्रिय प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका उपयोग डेटा प्रोसेसिंग और मशीन लर्निंग के लिए किया जाता है? तो वो भाषा का नाम और लैंग्वेज कौन सी है? पाइथन लैंग्वेज। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बिग डेटा प्रोसेसिंग के लिए उपयोग की जाने वाली सामान्य डेटा स्टोरेज तकनीक नहीं है इनमें से? तो इनमें से कौन सी वो नहीं है? तो माई एक्सक्यूएल ये जो है उसकी तकनीक नहीं होती। बाकी हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम ये होता है, कैसेंड्रा भी है, अमेजन S3 भी है, लेकिन सी पार्ट जो है नहीं है। अगला क्वेश्चन है, डेटा को उसकी विषमताओं या विशेषताओं के आधार पर ऑटोमेटिक रूप से वर्गीकृत या समूहीकृत करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उसको हम कहते हैं क्लस्टरिंग, क्लस्टरिंग कहते हैं। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बिग डेटा विश्लेषण के लिए उपयोग किया जाने वाला सामान्य डेटा विजुअलाइजेशन टूल नहीं है इनमें से? तो इनमें से अगर देखा जाएगा तो इसका आंसर सी पार्ट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल नहीं होता। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा एक लोकप्रिय ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जिसका उपयोग रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग और एनालिटिक्स के लिए किया जाता है इनमें से? तो वो है अपाचे स्टॉर्म। ठीक है, आंसर इसका हो जाएगा डी पार्ट, अपाचे स्टॉर्म होता है। अपाचे स्टॉर्म एक लोकप्रिय ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जिसका उपयोग रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग और एनालिटिक्स के लिए करते हैं, जबकि अपाचे स्पार्क जो दिया गया है ये बड़े पैमाने पर डेटा सर्च करने के लिए एक ओपन सोर्स नियमित एनालिटिकल इंजन है। अगले को प्रश्न की बात करेंगे, तो निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक एक डेटा सेट पर एक मॉडल को प्रशिक्षित करके एक और नए डेटा भविष्यवाणियां करने के लिए डेटा में पैटर्न की पहचान करने के लिए उपयोग की जाती है? तो डेटा में पैटर्न की पहचान करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो वो होता है मशीन लर्निंग। ठीक है, आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट, मशीन लर्निंग। ठीक है, मशीन लर्निंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसका उपयोग डेटा पर एक मॉडल को प्रशिक्षित करके एक नए डेटा पर भविष्यवाणियां करने के लिए डेटा में पैटर्न की पहचान करने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का एक सामान्य प्रकार नहीं होता इनमें से? तो पर्यवेक्षित सीखना ये होता है, बिना पर्यवेक्षित लर्निंग, सुदृढ़ीकरणशील लर्निंग ये सभी होता है, लेकिन निर्णय सीखना ये नहीं होता। तो आपका आंसर इसमें डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है जिसे मॉडल अपने प्रदर्शन प्रतिक्रिया प्राप्त करके परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, रिफोर्सेड लर्निंग। इसको क्या कहते हैं? रिफोर्सेड लर्निंग। रिफोर्समेंट लर्निंग जो होता है एक प्रकार का मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है जिसमें मॉडल अपने प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया प्राप्त करके परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य मशीन लर्निंग मॉडल है इनमें से? तो डिसीजन ट्रीज, रैंडम फॉरेस्ट, न्यूरल नेटवर्क ये सभी जो है सामान्य लर्निंग मशीन है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी पार्ट, सभी जो है सामान्य मशीन लर्निंग के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यह माप है? निम्नलिखित में से कौन सा यह माप है कि एक मशीन लर्निंग नए डेटा पर कितनी अच्छी तरह भविष्यवाणी करने में सक्षम है इसमें से? तो वो हो जाएगा इसमें से कि एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल ये सभी होता है। तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट, ऊपर होते सभी। अगले क्वेश्चन की बात करें, तो निम्नलिखित में से कौन सी सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं की पहचान करके डेटा की आयमिता को जो है कम करने की एक टेक्नोलॉजी होती है?
तो वो होता है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, पीसीए जिसको कहते हैं। आंसर ए पार्ट करेक्ट है, पीसीए। ठीक है, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं की पहचान करके डेटा की डायमेंशनलिटी को जो है डायमेंशनलिटी को कम करने की एक तकनीक होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बिग डेटा एनालिटिक्स के लिए सामान्य उपयोग की स्थिति नहीं है इनमें से? तो बिग डेटा एनालिटिक्स के लिए सामान्य उपयोग की स्थिति की अगर हम बात करेंगे तो इन्वेंटरी मैनेजमेंट नहीं होती, बाकी फ्रॉड डिटेक्शन, ठीक है, फ्रॉड डिटेक्शन और कस्टमर सेगमेंटेशन, सोशल मीडिया एनालिटिक्स ये सभी होती है, लेकिन डी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, जो कि नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सतत लक्ष्य चर की भविष्यवाणी करने की जो है एक तकनीक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा रिग्रेशन। आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट, रिग्रेशन। रिग्रेशन एक कंटिन्यूअस टारगेट वेरिएबल की जो है भविष्यवाणी करने की एक टेक्नोलॉजी है, जबकि क्लासिफिकेशन जो दिया गया है इसका उपयोग अलग अलग श्रेणियों की भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कॉमन डेटा को एक साथ समूहीकृत करने की तकनीक निम्नलिखित में से कौन सी है? तो कॉमन डेटा को एक साथ जो है समूहीकृत करने की टेक्नोलॉजी जो है उसको कहते हैं क्लस्टरिंग करना। क्लस्टरिंग करना इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लस्टरिंग जो है कॉमन डेटा बिंदुओं का एक साथ समूहीकृत करने की जो है एक तकनीक होती है और तकनीक है, जबकि वर्गीकरण है, प्रतिगमन है, इसका उपयोग जो है भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सामान्य डेटा प्री प्रोसेसिंग तकनीक नहीं इनमें से? तो सामान्यीकरण होता है, वन हॉट एनकोडिंग भी होता है, आयाम में कमी भी होता है, लेकिन प्रतिगमन नहीं होता, तो आपका आंसर इसमें डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, रिग्रेशन जो होता है डेटा प्री प्रोसेसिंग तकनीक नहीं होती, जबकि सामान्यीकरण वन हॉट प्रतिगमन मिस रिग्रेशन, इसका हिंदी है, इसका हिंदी इंग्लिश है। वन हॉट एनकोडिंग है और डायमेंशनलिटी रिडक्शन आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली टेक्नोलॉजी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दो चरों के बीच संबंध का माप है इसमें? तो सह संबंध होता है, आंसर इसका ये ऑप्शन हो जाएगा, सह संबंध। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य प्रकार का सह संबंध गुणांक नहीं है इनमें से? तो महालनोबिस सह संबंध गुणांक जो होता है सामान्य प्रकार का सह संबंध गुणांक नहीं है, बाकी पीयरसन का सह संबंध गुणांक, स्पीयरमैन का रैंक सह संबंध गुणांक, कैंडल का टाउ सह संबंध गुणांक, ये सभी जो है सामान्य प्रकार के सह संबंध गुणांक के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा यह माप है कि एक स्वतंत्र चर में वेरिएबल में फ्री वेरिएबल में परिवर्तन होने पर आश्रित वेरिएबल में कितना जो है परिवर्तन होता है? ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना जो है परिवर्तन होता है? तो ढलान। प्रतिगमन यानी कि अगर हम बात करेंगे, देखिए रिग्रेशन रेखा का ढलान इस बात की माप है कि एक फ्री वेरिएबल में परिवर्तन होने पर जो है डिपेंड वेरिएबल में कितना परिवर्तन होता है। तो आंसर इसका सी ऑप्शन है, ढलान। अगला क्वेश्चन है, मशीन लर्निंग मॉडल के लिए सर्वोत्तम सुविधाओं का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सामान्य विधि नहीं है इनमें से? तो सामान्य विधि इनमें से कौन सी नहीं होगी ये बताना है। ठीक है, तो देखिए इसमें एक्सट्रपलेशन जो विधियां होती है ये सामान्य विधि नहीं होती, तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यह माप है कि किसी मॉडल की भविष्यवाणियां विभिन्न इनपुट मानों के लिए कितनी भिन्न है? तो ये होता है जो है भिन्नता। आंसर इसका क्या है? बी पार्ट, भिन्नता। वेरियंस यानी भिन्नता में वेरियंस, वेरियंस इस बात की माप है कि किसी मॉडल की जो भविष्यवाणियां विभिन्न इनपुट मानों के लिए कितनी भिन्न है, जबकि बायस जो है ये इस बात की माप है कि किसी मॉडल की भविष्यवाणियां वास्तविक मूल्यों से कितनी भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो वर्गीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य मशीन लर्निंग एल्गोरिदम नहीं इनमें से? तो लीनियर रिग्रेशन जो होता है ये सामान्य मशीन लर्निंग एल्गोरिदम नहीं होता, बाकी लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन ट्रीज के निकटतम पड़ोसी सभी जो है होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन डुप्लीकेट डेटा बिंदुओं को हटाकर डेटा सेट के आकार को कम करने की एक तकनीक होती है इनमें से? तो उस तकनीक का नाम क्या है? तो वो होता है डी डुप्लीकेशन। इसको क्या कहते हैं? डी डुप्लीकेशन। आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी डेटा सेट की आयामिता को जो है कम करने की एक तकनीक है? तो डेटा सेट की आयामिता को कम करने तकनीक को हम कहते हैं पीसीए। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, पीसीए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिगम मॉडल अच्छाई फिट की माप होती है इनमें से? तो वो होता है आर वर्ग। आंसर इसका हो जाएगा जो है ए पार्ट, आर वर्ग। आर वर्ग या आर स्क्वायर एक प्रतिमान
मॉडल की अच्छाई फिट का माप होता है, जबकि मीन स्क्वायर त्रुटि, मीन एब्सोल्यूट एरर और रूट मीन स्क्वायर त्रुटि जो होता है भविष्यवाणियों की सटीकता के उपाय से संबंधित होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिगमन के लिए एक सामान्य मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, इतना कठिन क्वेश्चन आएगा नहीं सब मशीन लर्निंग से, लेकिन देख लेते हैं क्योंकि नया चैप्टर है ये और नया सिलेबस में जोड़ा गया है, तो क्वेश्चन इसको देखते चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सी लुप्त डेटा से निपटने की एक टेक्नोलॉजी है? लुप्त डेटा से निपटने की टेक्नोलॉजी को हम कहते हैं प्रतिरूपण। आंसर ए पार्ट हो जाएगा प्रतिरूपण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण मॉडल की भविष्यवाणियों की गुणवत्ता की माप है? इनमें से, तो इनमें से अगर देखा जाएगा तो सभी होता है। ठीक है, परिशुद्धता, रिकॉल, F1 स्कोर, ये सभी होता है। निम्नलिखित में से कौन क्लस्टरिंग मॉडल की गुणवत्ता की माप है? इनमें से, तो इसमें से अगर देखा जाए तो समूहों के भीतर वर्गों का योग जो होता है वो होता है क्लस्टरिंग मॉडल की गुणवत्ता की माप। निम्नलिखित में से कौन सी डेटा सेट में शोर को जो है कम करने की एक तकनीक होती है? इनमें से, तो वो हो जाएगा सीपार्ट स्मूथिंग उसको कहते हैं। ठीक है, स्मूथिंग कहा जाता है, याद रखिएगा। विश्लेषण को आसान बनाने के लिए डेटा सेट को नए प्रतिनिधित्व में बदलने की तकनीक निम्नलिखित में से कौन सी होती है? तो उसको हम पीसीए कहते हैं। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी डेटा सेट में सुविधाओं को 0 के माध्य और 1 के मानक विचलन के लिए स्केल करने की तकनीक है? तो वो होता है मानकीकरण। आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मानकीकरण कहते हैं उसको। ठीक है, क्या कहते हैं? मानकीकरण कहते हैं। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दो डेटा बिंदुओं के बीच समानता का माप है? इनमें से, तो समानता का माप की बात करें तो दूरी होता है, डिस्टेंस होता है। आंसर इसका यह पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी डेटा सेट में आउटलेट्स का पता लगाने की एक तकनीक होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, बॉक्स प्लॉट। बॉक्स प्लॉट होता है। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है जिसका उपयोग आमतौर पर वर्गीकरण के लिए किया जाता है? तो डिसीजन ट्रीज कहते हैं उसको। आंसर सी ऑप्शन है डिसीजन ट्रीज। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डेटा सेट के प्रसार की माप है? तो मानक विचलन हो जाएगा। आंसर मानक विचलन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सी मशीन लर्निंग मॉडल की जटिलता को कम करने की तकनीक होती है? तो उसको हम कहते हैं नियमितीकरण। नियमितीकरण याद रखिएगा, नियमितीकरण हान फंक्शन में जो है दंड शब्द जोड़कर मशीन लर्निंग मॉडल की जटिलता को कम करने की एक तकनीक होती है। निम्नलिखित में से कौन सी डेटा सेट में सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं का चयन करने की तकनीक है? इसमें से, तो हो जाएगा फीचर चयन। ठीक है, आंसर इसका सी ऑप्शन है, फीचर चयन उसको कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी डेटा सेट में मौजूदा सुविधाओं से नई सुविधाएं बनाने की एक तकनीक होती है? तो वो होता है फीचर इंजीनियरिंग। ठीक है, फीचर इंजीनियरिंग होता है। आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सी असंतुलित डेटा सेट से निपटने की एक तकनीक है? इनमें से, तो ओवर सैपलिंग, अंडर सैपलिंग, MSOTE ये सभी होता है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करेंगे, तो निम्नलिखित में से कौन सा क्लस्टरिंग मॉडल की गुणवत्ता की माप है जो क्लस्टर की संख्या को ध्यान में रखता है? तो वो होता है कैलेंस्की-हर्बाज इंडेक्स। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, कैलेंस्की-हर्बाज इंडेक्स कहा जाता है। मशीन लर्निंग मॉडल में ओवरफिटिंग को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा नियमितीकरण इसको कहते हैं। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी बाइनरी वर्गीकरण मॉडल की गुणवत्ता की एक माप है जो परिशुद्धता और रिकॉल दोनों को ध्यान में रखता है? तो ध्यान में रखने वाला उसको कहते हैं F1 स्कोर। आंसर ए पार्ट हो जाएगा, F1 स्कोर। निम्नलिखित में से कौन सी डेटा सेट की में क्लस्टर की इष्टतम संख्या खोजने की तकनीक है? तो एल्बो मेथड भी होता है, सिलहूट स्कोर भी होता है, कैलेंस्की-हर्बाज इंडेक्स भी होता है। तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट, उपरोक्त सभी। अब हम देखेंगे मशीन लर्निंग से संबंधित क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सी मशीन लर्निंग का सबसेट है? इसमें से, तो मशीन लर्निंग का सबसेट की अगर हम बात करेंगे तो ध्यान से लगा के पढ़ना या सीखना जो मशीन लर्निंग का सबसेट होता है। तो आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग। डीप लर्निंग मीन्स ध्यान लगा के पढ़ना या सीखना। एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो मस्तिष्क में न्यूरॉन्स के नेटवर्क की नकल करता है। यह मशीन लर्निंग का सबसेट है और इसे डीप लर्निंग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो मान लें कि आपकी मशीन में तंत्रिका नेटवर्क को प्रशिक्षित करने के लिए पर्याप्त बड़ी रैम है। आपके अनुकूल के लिए स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट का उपयोग करने की तुलना में आपके रैम में फिट होने वाले बैच आकार को चुनने से क्या होगा? तो उसको चुनने से एक कम सटीक और धीमा जो है अपडेशन प्राप्त होगा। तो आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट करेगा। मान लेते हैं तो क्या होगा कि बैच को आकार को चुनने से अधिक सटीक और लेकिन धीमा अद्यतन होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, तो अगला प्रश्न कुछ इस तरह दिया गया है कि जब आप CNN में एक 1:1 कन्वर्सन का उपयोग करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो
इसमें से अगर देखा जाएगा तो देखिए इसका उपयोग फीचर पूलिंग के लिए किया जा सकता है। ये आयामीता के लिए जो है कमी लाने में मदद करता है। छोटे कर्नेल आकार के कारण इसमें ओवरफिटिंग कम होती है। तो सभी इसके संबंध में कथन सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी पार्ट। ठीक है, उपरोक्त सभी। RNN का मतलब क्या है? तो RNN का मतलब होता है आवर्ती तंत्रिका नेटवर्क। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, RNN एक बहुस्तरीय नेटवर्क तंत्रिका नेटवर्क जो संदर्भ नोड्स में जानकारी संग्रहित करता है। मशीन लर्निंग क्या होती है? तो मशीन लर्निंग की अगर हम बात करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मशीन लर्निंग जो होता है कंप्यूटर प्रोग्राम के उपयोग के माध्यम से ज्ञान का स्वायत्त अधिग्रहण करना, मशीन लर्निंग उसको कहा जाता है। तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे मशीन सीख रहा है जिसको कह सकते हैं इस तरीके। मशीन लर्निंग देख लेते हैं, ML जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। ML अगर शॉर्ट फॉर्म आ गया तो उसको समझिएगा कि मशीन लर्निंग के बारे में बात कर रहा है। मशीन लर्निंग कंप्यूटर एल्गोरिदम का अध्ययन होता है जो अनुभव डेटा के उपयोग से ऑटोमेटिक रूप से सुधार कर सकता है। इसे जो है AI के एक भाग के रूप में देखा जाता है। मशीन लर्निंग कंप्यूटर प्रोग्राम के उपयोग के माध्यम से ज्ञान का जो है ऑटोमेटिक क्या है, स्वयं अधिग्रहण करता है। ठीक है, मशीन लर्निंग कंप्यूटर एल्गोरिदम नमूना डेटा के आधार पर एक मॉडल बनाते हैं जिसे प्रशिक्षण डेटा के रूप में जाना जाता है। और ऐसा करने के लिए स्पष्ट रूप से प्रोग्राम किए बिना भविष्यवाणियां या निर्णय लेने के लिए होता है। मशीन लर्निंग जो है एल्गोरिदम का उपयोग विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों में किया जाता है, जैसे कि चिकित्सा क्षेत्र में हो गया, ईमेल फिल्टरिंग हो गया, भाषण पहचान, कंप्यूटर विजन। जहां ये मुश्किल या अक्षम है, आवश्यक कार्यों को करने के लिए पारंपरिक एल्गोरिदम विकसित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशीन लर्निंग तकनीक कितने प्रकार की होती है? तो मशीन लर्निंग तकनीक जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आपको याद रखना है क्योंकि 3 प्रकार कौन कौन सी होती है? सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग और री लर्निंग। ये 3 प्रकार की मशीन लर्निंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीन लर्निंग किसका एक समूह है? तो मशीन लर्निंग जो है एक उप समूह की बात करें तो AI का एक समूह उप समूह होता है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो जाएगा। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मशीन लर्निंग AI का क्षेत्र है जिसमें लर्निंग एल्गोरिदम शामिल है। जो क्या है? तो जो अगर हम बात करेंगे तो जो ऊपर के जो सभी हैं, किसी कार्य को निष्पादित करने पर होता है, अनुभव के साथ, समय के साथ उनके प्रदर्शन में सुधार करने के लिए। तो आंसर हो जाएगा ऊपर के सभी। ठीक है, मशीन लर्निंग AI का क्षेत्र है जो जिसमें मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है जो निम्न होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार के होते हैं। मशीन लर्निंग के बारे में क्या सही है इसमें से? तो मशीन लर्निंग जो होता है कंप्यूटर विज्ञान का वो क्षेत्र होता है। ML एक प्रकार की जो है AI है जो एल्गोरिदम या विधि का उपयोग करके कच्चे डेटा से पैटर्न निकालती है। ML का मुख्य फोकस कंप्यूटर सिस्टम को स्पष्ट रूप से प्रोग्राम किए गए मानवीय हस्तक्षेप के बिना अनुभव से सीखने की अनुमति देना होता है। तो इस तरीके से इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? आंसर इसका राइट पार्ट जो है डी पार्ट हो जाएगा। उपरोक्त सभी जो चीजें हैं ये सभी संबंधित है मशीन लर्निंग के बारे में। सभी चीजें जो है क्या है, सही है मशीन लर्निंग के बारे में। तो आपका आंसर इसमें डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो मॉडल आधारित शिक्षण क्षेत्र, मॉडल आधारित शिक्षण क्षेत्र, मॉडल आधारित शिक्षण विधियों में ML मॉडल पर एक पुनरावृत्ति प्रक्रिया होती है जो विभिन्न मॉडल मापदंडों के आधार पर बनाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है ये बताना। ठीक है, इसका जिसे क्या कहते हैं ये बताना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके आंसर की अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट। इसको हाइपर पैरामीटर कहते हैं। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, हाइपर पैरामीटर। बैगिंग के विचार पर आधारित निम्नलिखित में से कौन सा व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला जो है और प्रभावी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है इनमें से? तो बैगिंग के विचार के आधार पर देखेंगे तो बेतरतीब जंगल उसको कह सकते हैं। ठीक है, व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नियमितीकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है इनमें से? तो नियमितीकरण के बारे में इसमें से कथन सही नहीं है वो बताने की बात करेंगे तो इनमें से सभी कथन गलत है, इनमें से कोई नहीं सही है। तो आंसर आपका इसमें डी हो जाएगा, क्योंकि जो दिया गया है नियमितीकरण के बारे में तो उसके बारे में जान लेते हैं। नियमितीकरण के बारे में उपरोक्त में से कोई भी कथन सही नहीं, क्योंकि एक बड़े मूल्य के परिणाम स्वरूप एक बड़ा नियमितीकरण जुर्माना होता है और इसलिए सरल मॉडल के लिए मजबूत प्राथमिकता होती है जो डेटा को कम कर सकती है। अब ऑप्शन अगर देखें तो दिया गया है कि लैम्डा के बहुत बड़े मान का उपयोग करने से आपकी परिकल्पना डेटा से अधिक हो सकती है, जो कि गलत है। लैम्डा के बहुत बड़े मान का उपयोग करने से आपकी परिकल्पना डेटा से कमतर हो सकती है, ये भी गलत है। लैम्डा के बहुत बड़े मान का उपयोग करने से आपकी कल्पना पर कोई असर नहीं पड़ता है, तो ये भी गलत है। तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट। ठीक है,
डेटा बिंदुओं में नकारात्मक अवशेष, तो नकारात्मक अवशेष जब होगा जब वह यदि वह प्रतिमान रेखा से नीचे हो तो उनको नकारात्मक अवशेष कहेंगे, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। रैखिक प्रतिगमन में हम सर्वोत्तम फिट की रेखा की पहचान करने के लिए जो है मॉडल की न्यूनतम वर्ग त्रुटियों को क्या करने का प्रयास करते हैं, तो इसको अगर हम बात करेंगे तो छोटा करने का प्रयास करते हैं। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, छोटा करने का प्रयास करते हैं। रैखिक प्रतिगमन में हम सर्वोत्तम फिट की रेखा की पहचान करने के लिए मॉडल की न्यूनतम वर्ग त्रुटियों को छोटा करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साधारण एमएलपी में मॉडल में इनपुट लेयर में 8 न्यूरॉन, छिपी हुई लेयर में 5 न्यूरॉन और आउटपुट लेयर में 1 न्यूरॉन होता है। हिडन आउटपुट लेयर और इनपुट हिडन लेयर के बीच वेट मैट्रिसेस का आकार क्या होगा, तो इसका आकार हो जाएगा 5x1 8x5, तो आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, CNN में अधिकतम पूलिंग होने से हमेशा पैरामीटर कम क्यों हो जाते हैं, तो हमेशा पैरामीटर कम हो जाते हैं क्यों, क्योंकि अगर हम बात करेंगे तो CNN में अधिकतम पूलिंग करने से हमेशा पैरामीटर कम हो जाता है। बताना कथन गलत है कि सही है, तो यह कथन गलत है। ठीक है, असत्य है, क्योंकि CNN में अधिकतम पूलिंग होने से हमेशा पैरामीटर कम हो जाते हैं। सत्य नहीं, क्योंकि यदि हमारे पास पूलिंग आकार की अधिकतम पूलिंग परत 1 है तो पैरामीटर वहीं रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनपुट परत में नोड्स की संख्या 10 और छिपी हुई परत 5 है, तो इनपुट परत से छिपी हुई परत की कनेक्शन की अधिकतम संख्या कितनी होगी, तो अधिकतम कनेक्शन की संख्या जो होगी वो होगी 50। गुणा कर देंगे, 10 × 50 हो जाएगा। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अब डीप लर्निंग से क्वेश्चन देखते हैं। डीप लर्निंग एल्गोरिदम का कितनी परतों को जो है कितनी परतों से निर्माण किया था, तो डीप लर्निंग को 3 परतों से निर्माण करता जाता है, तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। कौन कौन सी है, तो आंतरिक परत, बाहरी परत और छिपी हुई परत, ये 3 प्रकार की परतें होती हैं। डीप लर्निंग की बाहरी परत को क्या कहते हैं, तो बाहरी परत को हम क्या कहते हैं, जो है अंदरूनी परत। ठीक है, डीप लर्निंग की डीप लर्निंग की पहली परत को क्या कहा जाता है, तो अंदरूनी इंटरनल परत कहते हैं, इंटरनल लेयर कहते हैं, तो आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और अंतिम जो परत होती है लास्ट वाली, इसको आउटपुट लेयर कहा जाता है, और बीच की सभी परतों को हिडन लेयर कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन से हम समस्या को हल करने के लिए गहन शिक्षण का उपयोग कर सकते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन की संरचना की भविष्यवाणी, विदेशी कणों का पता लगाना, रासायनिक प्रतिक्रियाओं की भविष्यवाणी, तो सभी कर सकते हो, ऊपर के सभी, तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। गहन शिक्षा की शुरुआत कब हुई, गहन शिक्षा की शुरुआत यानी कि डीप लर्निंग, गहन शिक्षा मीन्स डीप लर्निंग की शुरुआत कब हुई ये बताना। गहन शिक्षा की शुरुआत की अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट 1943 में, आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। गहन विद्या के जनक कौन है, गहन विद्या के जनक की अगर हम बात करेंगे तो उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है फ्रैंक रोसेनब्लैट। फ्रैंक रोसेनब्लैट नाम है, जो कि ये इनके जनक माने जाते हैं। अगला प्रश्न, डीप लर्निंग मॉडल के प्रशिक्षण के प्रत्येक युग में निम्नलिखित में से किसका निरंतर इनपुट करेगा या इनपुट होगा, तो वो इनपुट और छिपी हुई परत के बीच का वजन जो होगा वो इनपुट होगा, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। डीप लर्निंग मॉडल में प्रशिक्षण, ठीक है, डीप लर्निंग मॉडल के प्रशिक्षण के प्रत्येक युग में निम्नलिखित में से किसका निरंतर इनपुट होगा, तो ये रिपीट हो गया, आंसर ए पार्ट करेक्ट होगा। अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स से क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है MQTT का फुल फॉर्म क्या है, तो MQTT का फुल फॉर्म की बात करें, अब इंटरनेट थिंग्स से परिचय से संबंधित क्वेश्चन होगा इसमें। इसका फुल फॉर्म बनता है मैसेज क्यू एलिमेंट्री ट्रांसपोर्ट। ठीक है, मैसेज क्यू एलिमेंट्री ट्रांसपोर्ट। MQTT का फुल फॉर्म है मैसेज क्यू टेलीमेंट्री, सॉरी इसमें टेलीमेंट्री है, एलिमेंट्री, हाँ टेलीमेंट्री है, टेलीमेट्री हो जाएगा। मैसेज क्यू टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट इसका जो है फुल फॉर्म बनता है। यह कम्युनिकेशन के लिए एक ओपन लाइट वेट मैसेजिंग प्रोटोकॉल होता है। यह इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT टूल्स और कम बैंडविड्थ और या अविश्वसनीय नेटवर्क के लिए जो है अनुकूलित होता है। यह एक एंड पर एप्लीकेशन और यूजर्स के बीच कनेक्शन तथा दूसरे एंड पर नेटवर्क और कम्युनिकेशन प्रदान करता है। IIoT का फुल फॉर्म क्या है, तो एक IoT होता है जिसको इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं, और IIoT का फुल फॉर्म क्या बनता है, तो इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स इसका फुल फॉर्म बनता है। आंसर इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और ये इसका प्रयोग मशीनों को बनाने के लिए जैसे सेंसर, सॉफ्टवेयर, डिवाइस, डाटा एनालिसिस के साथ डाटा कलेक्शन, एक्सचेंज, एनालाइज में बहुत उपयोगी होता है। ये इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को मजबूत बनाने में बड़ा योगदान दे रहा है। स्मार्ट मशीनें डाटा के माध्यम से कम्युनिकेशन करने में मनुष्यों की तुलना में अधिक एक्यूरेट और कंसिस्टेंट रिजल्ट देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन निम्न ऊर्जा रेडियो संचालन को सपोर्ट करता है, इसमें से
तो वो हो जाएगा ब्लूटूथ। ठीक है, ब्लूटूथ सपोर्ट करता है, आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ब्लूटूथ जो है एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है और यह लो एनर्जी रेडियो ऑपरेशन को जो है सपोर्ट करता है। ब्लूटूथ का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बीच डेटा ट्रांसफर को करने के लिए जो है किया जाता है। इसमें डाटा ट्रांसमिशन डिस्टेंस बहुत कम होता है। इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में यूजर्स को कई भी कार्ड्स, केबल्स, एडाप्टर्स की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसमें से कौन टैग्स डिवाइस स्मार्टफोन पहचान करने में उपयोगी होता है? तो वो होता है RF1D NFC। ठीक है, आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। RFID की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या होता है? रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, या फिर NFC नियर फील्ड कम्युनिकेशन। ये टेक्स्ट डिवाइस स्मार्टफोन पहचान करने में उपयोगी है। RFID रेडियो फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं और उन्हें टैग या रीडर के बीच साइड की सीधी लाइन की आवश्यकता नहीं होती। ये सस्ती है, बहुत कम बिजली का उपयोग करती है तथा NFC कम्युनिकेशन आधारित प्रोटोकॉल का एक सेट है जिसका उपयोग 10 सेंटीमीटर की रेंज में दो उपकरणों के बीच कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। यह उपयोग में बहुत आसान है तथा बेहद सरल सेटअप के साथ कम गति वाला कनेक्शन प्रदान करता है। अगला प्रश्न, कौन सा प्रोटोकॉल यूडीपी को अतुल्यकालिक रूप से प्रभावित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा COAP। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट COAP मीन्स कंस्ट्रेंड एप्लीकेशन प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म बनता है और यह जो है प्रोटोकॉल यूडीपी को अतुल्यकालिक रूप से प्रभावित करता है। यह एप्लीकेशन के लिए एक विशिष्ट इंटरनेट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है। यह टूल्स को इंटरनेट पर कम्युनिकेशन करने में सक्षम बनाता है। यह प्रोटोकॉल मुख्य रूप से मशीन टू मशीन यानी M2M कम्युनिकेशन के लिए उपयोग किया जाता है और विशेष रूप से IoT सिस्टम के लिए डिजाइन किया गया है जो HTTP प्रोटोकॉल पर आधारित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है WSN का फुल फॉर्म क्या है? WSN का फुल फॉर्म क्या है इसमें से बताना है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? WSN का फुल फॉर्म बनता है वायरलेस सेंसर नेटवर्क। ठीक है, WSN मीन्स वायरलेस सेंसर नेटवर्क इसका फुल फॉर्म बनता है, जो पर्यावरण से संबंधित जानकारियों को उपलब्ध कराने में सहायक होता है। ठीक है, यह सेंसर यंत्र विशेष प्रकार के वातावरण में स्थापित किए जाते हैं और उस वातावरण के प्रमुख घटक और अवयव के बारे में जानकारी एकत्र करते हैं, जैसे कि सेंसर यंत्र वातावरण के तापमान हुआ, नमी है, प्रकाश है, प्रेशर है, धूल की मात्रा इत्यादि को मॉनिटर करने में समर्थ होते हैं ताकि वातावरण को नियंत्रित किया जा सके। ये उपकरण विभिन्न उपकरण जैसे कि GPS, वाईफाई, RFID आदि के नेटवर्क से जुड़े होते हैं। सेंसर नोड्स में मुख्यतः 4 यूनिट्स होती हैं: सेंसर यूनिट, पावर यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट और ट्रांसीवर यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि IoT टर्म का इस्तेमाल सबसे पहले किस वर्ष किया गया था? तो यह किया गया था 1999 में। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट है, 1999 में। ठीक है, यह इंटरनेट की अवधारणा को जो है विस्तृत करता है। IoT विभिन्न सेंसरयुक्त इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का कलेक्शन होता है। यह एक अवधारणा है जो फिजिकल डिवाइसेस जैसे कि वाहन, घरेलू उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक्स में एम्बेडेड अन्य वस्तुओं जैसे सेंसर, सॉफ्टवेयर के बीच कनेक्शन को संदर्भित करता है, जो इन चीजों को डाटा कलेक्शन एवं एक्सचेंज आदि को सक्षम बनाता है। ठीक है, ओपन IoT आर्किटेक्चर में एलिमेंट्स की संख्या कितनी है? तो एलिमेंट्स की संख्या की अगर हम बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा 7 एलिमेंट। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? 7 एलिमेंट्स है। आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 7 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? सेंसर, मिडिलवेयर, क्लाउड डेटा स्टोरेज, शेड्यूलर, सर्विस डिलीवरी एंड यूटिलिटी मैनेजर, रिक्वेस्ट डिफिनेशन, ठीक है, रिक्वेस्ट प्रेजेंटेशन और कॉन्फ़िगरेशन एंड मॉनिटरिंग, ये सभी आते हैं। अगला क्वेश्चन, वाईफाई एच यानी कि हेलो विशेष रूप से इसके लिए डिजाइन किया गया, किसके लिए डिजाइन किया गया ये बताना है। ठीक है, तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो ये डिजाइन जो किया गया है ये कम डेटा दर के लिए लॉन्ग रेंज सेंसर और कंट्रोलर्स के लिए डिजाइन किया गया। तो डी पार्ट जो उपयुक्त सभी के लिए डिजाइन किया गया। ये जो है ट्रेडिशनल वाईफाई डिवाइस की तुलना में कम बिजली की खपत करता है। इसकी रेंज ट्रेडिशनल वाईफाई से लगभग 2 गुनी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो कौन सा प्रोटोकॉल फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन प्रदान करता है? तो फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन इसमें से देखा जाएगा तो वेब सॉकेट जो है ये फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन प्रदान करता है। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वेब सॉकेट जो है एक प्रोटोकॉल होता है जो एक सिंगल ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल सॉकेट पर जो है न्यू 2 डायमेंशनल फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन चैनल प्रदान करता है। इसे वेब ब्राउजर या वेब सर्वर में अप्लाई करने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन इसका उपयोग किसी भी क्लाइंट या सर्वर एप्लीकेशन के द्वारा किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो IoT डाटा स्केलेबिलिटी में शामिल है, इसमें से कौन सा शामिल होगा? तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो डाटा स्टोरेज शामिल होता है। आंसर इसका डी ऑप्शन है, डेटा स्टोरेज। ठीक है, स्केलेबिलिटी किसी डिवाइस की एनवायरनमेंट में होने वाले चेंज के अनुकूल होने, भविष्य में बदलती जरूरतों को पूरा करने की क्षमता है। यह किसी भी सिस्टम की अनिवार्य विशेषता है जो काम की बढ़ती मात्रा को संभालने की क्षमता रखती है। IoT डाटा स्केलेबिलिटी की डाटा में स्टोरेज शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
IoT डाटा में सभी डिवाइसेस को तो जोड़ने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो इसमें से कौन से प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं? तो नेटवर्क का उपयोग करते हैं। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, IoT में सभी डिवाइस को जोड़ने के लिए TCP/IP प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। TCP/IP का पूरा नाम क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। TCP/IP वर्ल्ड वाइड वेब का एक प्रोटोकॉल है जिसे हम इंटरनेट कहते हैं। यह प्रोटोकॉल नियमों का समूह है जो इंटरनेट कैसे काम करता है निर्णय करता है। ठीक है, तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अब पूरी बुक खत्म होता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दिया, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ठीक है, और साथ ही साथ शेयर भी कर दिए। ये आपका काम है, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और इसमें आपका कोई पैसे भी नहीं लगते हैं। ठीक है, तो इतना तो कर ही सकते हैं। और ये बुक खत्म होती है, इसके बाद हम नया स्टार्ट करेंगे जो कि होगा उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। तो चैनल से जुड़े रहिएगा और साथ ही साथ चैनल को सपोर्ट करिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।